कराची के मसाइल पर भी बात कर लेते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाऊ शहर है, मगर आज अगर हम शहर कायद को देखें तो मुख्तलिफ मसाइल का वो शिकार ही नज़र आता है और हम अक्सर बात करते रहते हैं उन मसाइल की, पर हल वो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, और ना ही हमजा के उसके हल करने में ऐसे लग रहा था कि इदारों की भी शायद दिलचस्पी नहीं है। और आम शहरियों की अगर बात करें जिनको मसले बहुत ज़्यादा हैं और उनके जो बेसिक उनकी नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही। अगर बात करें उसमें साफ़ और महफूज पानी की, उसकी कमी है, फिर रिहायशी कमी है, कचरा उठाने का नाकिस इंतज़ाम है, बरसाती नालों की सफाई नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसकी अदम दस्तियाबी है, टूट फूट का शिकार सड़कें हैं। तो ये सारे मसाइल है कराची वालों को। और हम सेहत और तालीम की जो सहूलियात हैं, जो कि बेसिक नीड्स हैं, वो भी नहीं पूरी हो रही हैं, उनकी भी कमी है, बिजली की कमी है, शहर का जो बेहंगम फैला हुआ है, शहरी सैलाब का मसला वगैरह, ये सब तमाम जो मसाइल हैं ये शहर के बड़े मसाइल भी हैं। और गुज़श्ता 13 साल से सिंध पर बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी ने कराची को जो दिया है वो सबके सामने ही आज मौजूद है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत, जिस तरह से अभी भी वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और अवाम भी ये सवाल कर रहे हैं कि 1100 अरब रुपए के बड़े मंसूबे किधर गए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान किधर गया, 1 साल मुकम्मल होने को है, उसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि शायद मंसूबों के डिज़ाइन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके और कुछ समझ नहीं लग पा रही है कौन सा काम पीपल्स पार्टी कर रही है, कौन सा काम वफाक कर रहा है। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जाती है। बात कर लेंगे अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली आदिल शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शेख साहब, पहले वज़ीर आला सिंध जो गुफ्तगू कर रहे थे उस पर आपका कमेंट ले लेते हैं। आपके हवाले से साफ़ी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी बुखलाहट का शिकार हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं, सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसीलिए आप लोग ज़रा ज़्यादा शोर मचा रहे हैं सिंध में बैठ कर, क्योंकि आखिरी दिन आप लोगों के चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद जाते हैं, ये कोई मरी की सैर के लिए नहीं जाते हैं, नैब के केसेस में हाजिरी के लिए जाते हैं। जी, इन्होंने इन पे करप्शन के अरबों रुपए की करप्शन के केसेस चल रहे हैं कि करप्ट शख्स जिसके दाएं और बाएं 2 करप्ट, एक वजीर और एक एडमिनिस्ट्रेटर खड़े हों, जब वो इस किस्म की बातें करते हैं, मैं सुन के हंसी रहा था इसके ऊपर। वज़ीर आला साहब फरमा रहे हैं कि जी नाकाम हुकूमत है, ये है। सिंध में तो करप्ट हुकूमत तो थी ही, चोर डाकू लोग कह रहे थे, हम भी कह रहे थे। सिंध में तो कातिल हुकूमत बैठी है, इनके एमपीएस कत्ल करके असम्बली में आते हैं और ये असम्बली में उसको डिस्कस नहीं करने होने देना चाहते हैं। उसके अलावा वज़ीर आला साहब पे किस किस्म की करप्शन है, मतलब ट्रैक्टर सब्सिडीज जारी की और वो गरीब किसानों को राशन के लिए शनाख्ती कार्ड लिए और उसके ऊपर ट्रैक्टर जारी करके बेच दिए। नूरियाबाद पार्क अनवर मजीद एंड कंपनी को उन्होंने सब्सिडी दे दी, चूंकि पैसे बढ़ गए थे। थर के आरओ प्लांट जो प्यासे थर को पानी देने थे, उसके अंदर भी इन्होंने करप्शन की है। ज़कात के पैसों में भी इन्होंने करप्शन की है। NICVD के अंदर करप्शन की है, जहां दिल का इलाज होता है, जहां मरीजों का इलाज होता है। इन्होंने वैक्स, मतलब किस आज ये बात करते हैं नाअहल नाकाम। मैं कहना चाहता हूं ये तो सिंध में कातिल हुक्मरान है, नामुराद हुक्मरान है, और मैं कह रहा किस मुंह से ये बात करते हैं। और 8,900 अरब 8.9 ट्रिलियन रुपीस सिंध में आए हैं 14 साल के अंदर, 8.9 ट्रिलियन। मैं पूछना चाहता हूं उसमें इन्होंने क्या किया है। उसके अंदर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि 1.4 ट्रिलियन की करप्शन हुई है, और इनकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहता है कि 44% करप्शन हुई है डेवलपमेंट के बजट के अंदर, जो 1.6 ट्रिलियन था। तो ये करप्ट माफिया है और अब इनको लोग पहचान चुके हैं। सिंध के लोग इनकी कॉल पे बाहर नहीं निकलते हैं। दाऊद चौरंगी मलीर का एक बहुत बड़ी चौराहा है, जैसे लोग गुजरते रहते हैं, वहाँ वज़ीर आला साहब बस के ऊपर खड़े थे, 200 लोग इनके साथ खड़े थे। और सिंध में भी करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, पीपल्स पार्टी भगाओ, ज़बरदस्त तहरीक चल रही है। और मैं समझता हूं कि सिंध में इनका दौर 14 साल ये जो इनका स्याह दौर था खत्म हुआ चाहता है इंशाल्लाह। आज सिंध के लोगों में से बेसिक अगर प्रॉब्लम्स हम देख रहे हो कराची के शहरियों के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की है, सेवरेज की है, साफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साल साल से मुकम्मल ही नहीं हो सके हैं। तो इन सब में आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी रुकावट सिंध हुकूमत है, या फिर सिंध हुकूमत हमेशा ये कर रही होती है ब्लेम कि विफाक से फंड्स जो हैं वो ही नहीं मिल रहे हैं? जी, अब एक मिनट, मुझे चूंकि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आ रहा होता है कि 1100 अरब कहाँ गए, कुछ भी नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ क्लैरिटी दे दूं, चूंकि हम इसमें डे टू डे डील कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्लैरिटी दे दूं, वाज़ेह पिक्चर दे दूं। देखिए जी, सबसे पहले हम आए, एक 162 अरब के पैकेज का जिक्र चला, बड़े से ढोल पिटा, उसके अंदर काम स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने NOCs वगैरह नहीं दी। फिर SIDCL
सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके ज़रिए काम स्टार्ट हुआ, जिन्होंने कहा कि जी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बड़ी रोड्स बनी, ओवरहेड ब्रिजेस बने, सारा कुछ उसके ज़रिए हुआ। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, फिर हुआ कि चलो जी ये तो मसला ही बनता है, इकट्ठा करके एक 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कुछ वफाक ले लेती है, कुछ सीन ले लेता है, और पीसीआईसी बना के उसका चेयरमैन भी इनको नाअहल शाह साहब को कर देते हैं उसके अंदर। अच्छा। उसके अंदर क्या होता है, उसमें जो वफाक के जिम्मे काम आया, आपने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पिछले साल लोगों को डूबते हुए आपने देखा, हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, 35 अरब रुपए रखे गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला की सफाई के लिए, मतलब उसकी वाइडनिंग थी, रोड थी और लाइनिंग थी, सब कुछ था उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस दफा आपने देखा कि 80% काम उसका मुकम्मल हो चुका है। दूसरा था ग्रीन लाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे जिम्मे था। ग्रीन लाइन की बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं, अब वो स्टार्ट हुआ चाहती है, बसेस आ चुकी हैं, आर्टिकुलेटेड बसेस है, कहीं नहीं, जो दुनिया के कहीं कहीं मिलेगी, बसेस यहाँ पहुंच चुकी हैं जी। केसीआर का इफ्तिताह हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर खुद आकर करके चले। कराची सर्कुलर रेलवे जो कि होनी चाहिए, सिर्फ लोकल ट्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, उसका इफ्तिताह हो चुका है, काम स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर। फ्रेट टर्मिनल का इफ्तिताह इंशाल्लाह इसी महीने में 20 दिन में हो सकता है। उसके अलावा अब आ जाइए K4, 13 साल में 13 बूंद पानी कराची को नहीं बढ़ाया इन्होंने, K4 का प्रोजेक्ट 13 अरब जाया कर दिए उसके अंदर। K4 वापडा के हवाले हो चुका है, उसकी स्टडी बन रही है और टाइमलाइन रखी गई है 14 अगस्त 2023 इंशाल्लाह। अब इसकी जैसे ही चूंकि वापडा हो चुका, उसका आप पता है पहले तो उन्होंने जाया कर दिया ना, अब मैं इसमें बताऊं, और वो ये हमारे जिम्मे था, नाले, ट्रांसपोर्ट, केसीआर, फ्रेट टर्मिनल और क्या कहना चाहिए आपको मैंने बताया K4। अब सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे क्या था, 3 बड़े नाले हमारे थे, मेगा नाले हैं, 41 KMC के और 500 DMC के नाले थे, एक पे काम स्टार्ट नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे रोड, रास्ते, कचरा साफ करना था, एक रोड नहीं बनी, एक कचरे के लिए। कल मैंने चंद मोटरसाइकिल वो देखी थी, लोडर मोटरसाइकिल रोडर वो चलते हुए नजर आए, मतलब इनके जो जिम्मे काम है, जो जिसपे आप सब लोग आते हैं जब फिरते हैं रोडों के ऊपर। अच्छा, और K4 पे हमने पहुंचाना है धाबेजी तक पानी, धाबेजी से कराची लेकर आना है घरों तक, नलके तक, वो इस नाहल हुकूमत के जिम्मे है, वो कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने बसेस, इनकी ऑरेंज लाइन 0, रेड लाइन 0, ब्लू लाइन 0, इन्होंने भी 5-6 ठीक है। अली मादल शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबस्तान से आप बात कर रहे थे, मामला यही है जिस तरह से पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कि आइन और कानून के मुताबिक तो ये मुल्क को चला ही नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कहा कि जो अफसरान अच्छा काम कर रहे होते हैं, ये इसको फेडरेशन तो समझते ही नहीं है, उनको कहते हैं कि उनको वापस बुला लेते हैं। लेकिन अली मादल शेख साहब और जिस तरह से PTI का मौक़िफ़ है वो यही है कि जो काम किया है कराची में वो हम लोगों ने किया, अभी तक आपने क्या किया, और 1100 अरब का जो पैकेज था जिसका ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया। ये बात करते हैं कि 13 इयर्स हो गए आपको भी गवर्न करते हुए, आप लोगों ने क्या किया है, हम ही सारी चीज़ें भी कर रहे हैं वहाँ क्या कि जो बेसिक उनकी प्रॉब्लम्स है शहरियों की, वो अच्छा, ये जो मायूस कुन हालात हैं इनसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर पे मईशत के हवाले से भी जो मायूस कुन सूरत हाल है, उसमें एक अच्छी खबर यह है कि टेक्सटाइल की बरामदात में हम इजाफा देख रहे हैं। अच्छा, कौमी इदारा शुमारियात के जारी करदा दादोशुमार ये बता रहे हैं कि टेक्सटाइल और मलबूसात की जो बरामदात है इस साल के पहले 4 महीनों की अगर बात करें तो उसमें 26.55% इजाफे के साथ 6.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई हैं। और टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामद में तरक्की की रफ्तार आलमी मंडी से बढ़ती हुई मांग के साथ साथ रुपए की कदर में बड़े पैमाने पर कमी की वजह से मुस्तहकम है। अच्छा, और वजारत तिजारत का तखमीना है कि शुमाली अमरीका और यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन में नरमी पाकिस्तानी टेक्सटाइल के सामान की आला मंडी बरामदात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और टेक्सटाइल जो है मुल्की मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा शोबा है जो सनती शोबे में काम करने वाली तकरीबन 40% लेबर फोर्स को रोजगार भी फराहम कर रहा है। बिल्कुल हमजा, ये वजूहात जाना भी ज़रूरी है कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इसने इसमें ग्रोथ हमने देखी है। हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान होस्टरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन काशिफ ज़िया साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग काशिफ ज़िया साहब। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में जो ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है, इसकी जो वजूहात है वो क्या है और क्या ये रुझान जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी चीज़ें वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जब से PTI की गवर्नमेंट एम्पावर हुई है
और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसी ने टेक्सटाइल के शोबे के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी पीटीआई गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है। अगर हम सेल टैक्स की बात करें, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स के जो ऑलवेज जो मसाइल थे वो यही थे कि हमारे रिफंड्स गवर्नमेंट के पास रहते थे और कोई भी टेक्सटाइल पॉलिसी इस तरह की नहीं दी जाती थी कि जिसकी वजह से हम लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पूरे रीजन में हमें मिल सके। नो डाउट इमरान खान साहब का विजन, रजाक दाऊद साहब की पॉलिसीज और मियां असलम इकबाल जो कि पंजाब के मिनिस्टर इंडस्ट्रीज के, इन सब का जो विजन है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। और आप जैसा कि आप बात कर रहे थे कि शुमारियात जो देखे जाएं कि पिछले क्वार्टर जो फिस्कल ईयर का जो क्वार्टर है जुलाई टू अक्टूबर का, इसमें 26% की ग्रोथ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। और ये ना कि सिर्फ इस क्वार्टर की पिछले साल से कंपैरिजन करें, अगर 3 साल का मुआवजा करें तो हर गुजरते हुए महीने के साथ ये जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं ये बढ़ रहे हैं। और नो डाउट इसके पीछे जो सबसे मेन चीज है वो पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूंगा कि उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को, जो कि हमारे मुल्क की बैकबोन है, जो कि हमारे मुल्क का ज़र मुबादला अन करके देता है, इसके ऊपर पूरी तवज्जो दी है। और इस टाइम पे मैं ये कहते हुए फख्र महसूस करूंगा कि जो वैल्यू एडिड टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के अंदर जो गारमेंट सेक्टर है पर्टिकुलरली, उसके अंदर भी 35% की ग्रोथ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। और ये वो चीज़ है कि बांग्लादेश ने जो इतने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, उन्होंने वैल्यू एडिड टेक्सटाइल के सर पे बढ़ाया। और अब पाकिस्तान भी उसी डायमेंशन पे जा रहा है कि हमारी भी जो वैल्यू एडिड की टेक्सटाइल है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। काशिफ साहब, ये आमतौर पर जो है खबरें भी आ रही थी, इस हवाले से भी कंफर्म कर दीजिएगा कि जी जो बांग्लादेश ऑर्डर्स ले रहा था वो भी पाकिस्तान को मिल रहे थे, इवन चाइना के ऑर्डर्स भी पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए थे। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, इसमें सदाकत कितनी है और इसमें मजीद कितना पोटेंशियल है? देखें, जो कस्टमर जो बैरूनी मंडियों में कस्टमर बैठा हुआ है, खासतौर पे अमेरिका और जो यूरोपियन मंडियों में जो कस्टमर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश का जो कंपैरिजन करते हैं उसमें स्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर था। उसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको देखते हैं कि गवर्नमेंट टेक्सटाइल के लिए कितना सीरियस है। जब इन सारे फैक्टर्स को लेते हुए कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस करने शुरू किए पाकिस्तान में, और हमारा जो कस्टमर है वो इस तरह का कस्टमर है कि अगर एक दफ़ा वो ट्रस्ट डिवेलप कर ले तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशन डिवेलप करते हैं। ये इस तरह नहीं है कि एक सीजन में रिलेशन डेवलप किया और नेक्स्ट सीजन में ये उठा के इंडिया में दे देंगे, बांग्लादेश दे देंगे या चाइना में दे देंगे। तो हमारा जो बांग्लादेश से कंपैरिजन इस टाइम पे नो डाउट चाइना और बांग्लादेश के जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ मूव हुए हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और आने वाले वक्तों में भी हमारे पास फैक्ट्रियों में उतनी कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है जितने इस टाइम पे माशाल्लाह ऑर्डर्स की भरमार है। और इस टाइम पे ये मैं इमरान खान साहब का और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं रजाक दाऊद साहब का, इनकी दिन रात की मेहनत इसके पीछे है कि इन्होंने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो कलीदी किरदार अदा किया है और टेक्सटाइल पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं और इस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं कि ये हमारा पॉजिटिव वे में हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है। बात भी कर रहे हैं कि ऑर्डर से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो नए टेक्सटाइल यूनिट्स लग रहे हैं क्या, और कितनी सरमायाकारी हो रही है अब इस वक्त? जी बिल्कुल, हमारे जो जैसे जैसे मैंने आपको बताया पिछले 3 साल से हर गुजरते हुए महीने के साथ जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। तो सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो 200 नए टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो इस टाइम पे ऑनगोइंग प्रोसेस में है। जो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और प्लस मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। और ये वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि जो आने वाले वक्तों में ये अभी हम 26% की जो ग्रोथ देख रहे हैं, तो आई एम प्रीटी मच होपफुल कि आने वाले वक्तों में जब ये यूनिट्स इंस्टॉल होते हैं तो डेफिनेटली ये 40 to 50% का जो फिगर है इंक्रीज का वो अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इस टेक्सटाइल काशिफ साहब, कपास के हवाले से बताइएगा, कई मसाइल का सामना रहा, आप गवर्नमेंट से जो है बात भी करते रहे कॉटन के हवाले से, अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है और मज़ीद आप क्या समझते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट इधर होनी चाहिए या कितनी पैदावार होनी चाहिए कि हमें मज़ीद फ़ायदा हो सकता है, हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो होगी कि इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी जो पिछले अदवार की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने शुगर केन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और कॉटन क्रॉप के जो एरियाज था वो दिन ब दिन कम होते जा रहे थे और जिसकी वजह से हमारी जो कॉटन क्रॉप जो है वो ऑलवेज जो हमारा रॉ मटेरियल जो है उसकी शॉर्टेज का सामना था। नो डाउट
इन्फ्लेशन के साथ साथ इस टाइम पे जो कॉटन क्रॉप के जो हालात हैं वो भी यही है कि हमें शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बर वक्त एक्शन लेते हुए जो कि हमारी रेगुलेटरी ड्यूटी जो इंपोर्ट की थी वो उन्होंने 10% से कम करके 5% पे किया है और हमारे गवर्नमेंट से मुतालबा था कि इसको फर्दर रिड्यूस किया जाए, जिसके ऊपर रज़ाक दाऊद साहब ने ये इशारा दिया है कि वो आने वाले वक्तों में ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी है इसको भी खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन नो डाउट जैसा कि शुगर कैन का एरिया पहले ज्यादा हो गया था और कॉटन के ऊपर कम तवज्जो दी जा रही थी, अब गवर्नमेंट का भी फोकस इस टाइम पे है कि हमारा जो मुल्की जो कॉटन है उसके पैदावार में इजाफा किया जा सके और इसमें टेक्सटाइल जो पॉलिसी आ रही है इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैं वाज़ह करना चाहूँगा कि कॉटन क्रॉप का जो एरिया है उसको ग्रो करने के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और ये खुशाइन बात है और बहुत अच्छी खबर है। यकीनी तौर पर जब इंडस्ट्री वाले खुश होते हैं और वो गवर्नमेंट को यकीनी तौर पर पॉलिसीज़ को ये क्रेडिट भी दे रहे हैं और दीगर इंडस्ट्री वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मतलब के मराद दी जा रही हैं तो फिर बाकियों को भी अगर दी जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के, बांग्लादेश के और अगर चाइना को जो ऑर्डर प्लेस हो रहे थे वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बड़ी बात है। भरमार है वो ये भी कह रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर्स की भरमार तो हो, तो साथ साथ ये जो यूनिट्स इस तरह से हैं वो भी फिर इंडस्ट्री ग्रो करे। एग्जैक्टली, हमारी जो इंडस्ट्री है वो फिर ग्रो करती रहे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।